एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ बफर सॉल्यूशंस। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसी फ्लूइड्स होते हैं जिनका अलग अलग से पीएच होता है, जैसे यूरिन, ब्लड। और अगर उन फ्लूइड्स का पीएच नॉर्मल पीएच से थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो हमारी बॉडी में चेंजेस शुरू हो जाते हैं, मतलब वो नॉर्मल से माल फंक्शनिंग की तरफ को मूव हो जाती है। बॉडी हमारी माल फंक्शनिंग शो करना शुरू कर देती है अगर थोड़ा सा भी पीएच इन चीजों का चेंज होता है। तो वैसे ही कंट्रोल ऑफ pH in various chemical and biochemical reactions is also very important। मतलब जैसे हमारी बॉडी के लिए pH का बैलेंस रहना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही केमिकल्स रिएक्शन के लिए भी उनका pH का कांस्टेंट मींस बैलेंस्ड रहना इंपॉर्टेंट है। कई कॉस्मेटिक्स या कुछ मेडिकल ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए एक पर्टिकुलर पीएच ही रिक्वायर्ड होता है, मतलब उस पीएच पे ही वो चीज वर्क करती है, उसके अलावा इधर उधर नहीं। तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो इस चीज में हेल्प करता है, मतलब वो पीएच को रेजिस्ट करता है आफ्टर द डाइल्यूशन। मतलब अगर हम पीएच को चेंज करने की कोशिश करें तो बफर सॉल्यूशन उसको रेजिस्ट करता है, मतलब उसको चेंज होने नहीं देता। और कैसे करता है? विद द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस इन द सॉल्यूशन, और उसको हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। और अगर हमें नॉन सॉल्यूशंस के बफर सॉल्यूशन बनाने हैं तो उनको हम बनाते हैं उन सॉल्यूशंस की pKa और pKb वैल्यूज को कैलकुलेट करने के हिसाब, जिसमें हम सॉल्ट्स के, एसिड के सॉल्ट, बेस के सॉल्ट, इन सब के रेशियो को हम प्रॉपर तरह से एनालाइज करके फिर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। जैसे मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट एक्ट करते हैं बफर सॉल्यूशन की तरह, एज अ बफर एक्ट करते हैं बफर सॉल्यूशन की तरह अराउंड अ पीएच ऑफ 4.75। वैसे ही अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एग्जैक्ट 9.25 पीएच पे ही वर्क एज ए एक्ट करते हैं बफर सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि बफर सॉल्यूशन हमें पता है कि वो क्या काम करता है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक आता है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, हम कैसे बफर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम स्टेप वाइज देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। हम यहाँ पर यूज करेंगे वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट फाउंड फ्रॉम वीक बेस। ऐसा पेयर हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब एक जनरल केस ले लेती हूँ जहाँ पर वीक एसिड आयनाइज करेगा वाटर में, तो वो कैसे आयनाइज करेगा उसके लिए मैं रिएक्शन लिखती हूँ। ये मैंने जनरल रिएक्शन लिया है। अब मैं इस रिएक्शन के लिए Ka की वैल्यू लिखूं। अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं, H3O पॉजिटिव को यहीं रहने दूं, तो मेरे पास आ जाएगा अगर मैं इसके दोनों तरफ लॉगरिदम लूं तो मेरे पास ये इक्वेशंस दो तरह से बन जाएंगी। सबसे पहली, या तो फिर ये मेरा पीएच बाहर आ जाएगा, ये पी के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा, विच इज log A नेगेटिव ओवर HA। तो ये मेरे पास यहाँ पर आफ्टर द लोगरिदम ये दो इक्वेशंस बन जाती हैं, जिसको अगर मैं और थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखूं तो ये मेरे पास है एसिड और ये है कॉन्जुगेट बेस। तो इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिखती हूँ। अब ये जो मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन बनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। अब ए नेगेटिव और एच ए हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये रेशो है कॉन्जुगेट बेस जो एनाइन की तरह एग्जिस्ट कर रहा है उसका और एसिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन के बीच का ये रिलेशन, मतलब रेशो है यहाँ पर ए नेगेटिव और एच ए। अब
एसिड क्योंकि हमारे पास वीक एसिड है तो ये आयोनाइज ज्यादा नहीं होगा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और जो हमारे पास ये कॉन्जुगेट बेस है ये हमारे पास आएगा आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड के बाद, तो इसको हम एज अ सोल्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को अच्छे से लिखूं, pKa प्लस लो, अब इसको मैं अगर सॉल्ट ऑफ एसिड मान लूं तो ये सॉल्ट, तो ये मेरे पास ऐसे थोड़ी सी इजी इक्वेशन बन जाती है। अब मैं बात करूं मेरी इस इक्वेशन की, तो यहाँ पर A नेगेटिव और HA की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल थी, वो इसलिए क्योंकि pH इज इक्वल टू pK ऑफ log 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड और सॉल्ट को सेम ले लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है एसिड। तो बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम उन एसिड्स को चूज करते हैं जिनका पीएच ऑलमोस्ट जितना हमें चाहिए होता है उसके नियर बाय में रिलाई करता है, मतलब नियर बाय में प्रेजेंट होता है, तो हम उन एसिड्स को ही सिलेक्ट करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। एंड ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट बेस के साथ भी होता है। बेस में बस यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड आएगा विच इज यहाँ पर हमारे पास BH पॉजिटिव आ जाएगा एंड नीचे हमारे पास बेस आ जाएगा विच इज जो हमारा सिंगल टर्म के इक्वल होगा। जैसे ये ऑपोजिट हो जाएंगी ये चीजें, यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बेस आ जाएगा और यहाँ पर pK की जगह pKb आ जाएगा विच इज द बेसिसिटी ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन का pH डाइल्यूशन से अफेक्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो लॉगरिदमिक टर्म का रेशो होता है वो अनचेंज रहता है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, इसलिए ही बफर सॉल्यूशन का डाइल्यूशन के बाद भी pH चेंज नहीं होता। सो दैट्स ऑल अबाउट द बफर सॉल्यूशन। और हम बफर सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करते हैं आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।